कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जिसका बचपन से एक ही सपना था, दूसरे डिमेंशन तक जाने वाला रास्ता खोलना। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सपना एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। यही हमें छोटा रीड दिखाई देता है, जो एक दिन स्कूल में सबके सामने खड़ा होकर दावा करता है कि वो हिस्ट्री का पहला इंसान बनेगा जो टाइम और स्पेस में सफर करेगा, और साथ ही ये भी कहता है कि उसने पहली जनरेशन की मशीन पहले ही बना ली है। उसे पूरा यकीन था कि इंसान क्वांटम ब्रिज बनाकर डिमेंशन की दीवार तोड़ सकता है, लेकिन उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास हंसी से गूंज उठती है। यहाँ तक कि टीचर भी हंसी नहीं रोक पाता और उसे वापस रिपोर्ट बनाकर लाने को कह देता है। उसका दोस्त बेन, जो शुरू से ही सीधा साधा था, अकेला ऐसा शख्स था जो रीड के इस पागलपन में साथ देने को तैयार था। उसी रात रीड चुपके से बेन के घर के स्क्रैप यार्ड में घुसता है और वहाँ से एक पुराना रेक्टिफायर उठा लाता है। फिर उसे चुपचाप अपनी गैराज में ले जाता है, जो उसकी सीक्रेट रिसर्च बेस बन चुकी थी। टेबल पर तरह तरह के अजीब इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, जो सब उसने कबाड़ से जोड़ जोड़ कर बनाए थे। और जैसे ही उसने अपनी मशीन ऑन की, टेबल पर रखी टेलीपोर्ट डिवाइस हिलने लगती है। अब उसकी बस एक ही दुआ थी कि ये फटे नहीं। लेकिन जैसे ही उसने स्टार्ट बटन दबाया, बगल वाले कमरे का टीवी अचानक सिग्नल खो बैठता है। दोनों को लगता है कि फिर से फेल हो गया, लेकिन तभी एक तेज चमक के बाद टेबल पर रखी कार की मॉडल टूल गायब हो जाती है और उसकी जगह कुछ छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं। पूरे टाउन की बिजली चली जाती है, लेकिन इस बार दोनों समझ जाते हैं कि आखिरकार वो कामयाब हो गए हैं। 7 साल बाद रीड और बेन दोनों बड़े हो चुके थे और स्क्रैप यार्ड से चुने हुए कबाड़ के दम पर उन्होंने सेकंड जनरेशन की टेलीपोर्ट डिवाइस बना ली थी। इस दिन दोनों अपनी इन्वेंशन लेकर स्कूल के साइंस फेयर में पहुंचते हैं। हॉल लोगों से भरा हुआ था और उनका प्रोजेक्ट दिखते ही सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। रीड प्रोफेसर्स को बताता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह भेजने की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है और तुरंत बगल में खड़े एक बच्चे से प्लेन का मॉडल उधार लेकर वहीं डेमो करता है। जैसे ही बेन बटन दबाता है, पोर्टल में रखा प्लेन मॉडल गायब हो जाता है और 7 साल पहले वाली पहली जनरेशन से फर्क ये था कि अब ये डिवाइस चीजों को वापस भी भेज सकती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्लेन तो सही सलामत वापस आ जाएगा, मगर टेलीपोर्ट से पैदा हुई इतनी बड़ी एनर्जी से फेयर के मैनेजर का बास्केटबॉल हूप वहीं फट जाएगा। रीड मिट्टी से सना हुआ प्लेन मॉडल उठाकर शर्मिंदगी से प्रोफेसर्स को समझाने लगता है कि शायद वो चाइना के गंसू प्रांत का चक्कर लगा आया। जो टीचर कभी रीड का मजाक उड़ाता था, वो उसकी इन्वेंशन देखकर भी नाक भाव सिकोड़े हुए था और बिना कुछ पूछे सबके सामने ही रीड का बाकी डेमोन्स्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। साथ ही बास्केटबॉल बोर्ड का नुकसान भी भरवाने को कह देता है। दोनों जब निराश होकर जाने की तैयारी में थे, तभी बैक्स्टर इंस्टीट्यूट का डीन फ्रैंक वहाँ आता है और हैरानी से पूछता है कि क्या ये डिवाइस सच में गैराज में बनी है। असल में फ्रैंक की टीम भी बेसिक प्रॉब्लम क्रॉस कर चुकी थी। वो चीजों को दूसरे स्पेस में भेज तो सकते थे, लेकिन स्टेबल फील्ड मेंटेन नहीं कर पाते थे। यानी उनकी डिवाइस अभी उस लेवल पर अटकी थी जो रीड ने स्कूल के दिनों में बनाई थी। रीड की ये नई इन्वेंशन ठीक उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, इसलिए फ्रैंक तुरंत उसे स्पेशल एडमिशन देने का फैसला कर लेता है और टॉप लेवल रिसर्च रिसोर्सेज का वादा करता है। इस तरह रीड अपना गांव छोड़कर बेन को साथ लेकर बैक्स्टर इंस्टीट्यूट पहुंचता है और फ्रैंक की क्वांटम गेट रिसर्च टीम ज्वाइन कर लेता है। बड़े शहर में आते ही दोनों की आंखों में एक नयापन था। बेन बाहर की ऊंची इमारतें देखकर कहता है कि रीड का फ्यूचर यहीं है। ये जगह जैसे उसका अपना घर बनने वाली है। कॉरिडोर में घूमते हुए रीड को दीवारों पर बड़े स्कॉलर्स की अचीवमेंट्स दिखती हैं। उसे उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ उसे ऐसे लोग मिलेंगे जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात फ्रैंक की बेटी सूजन से होती है, जो बाद में इनविजिबल वुमन बनती है। और हालांकि ज्यादा बात नहीं होती, फिर भी रीड को लगता है कि ये भी कोई बहुत काबिल इंसान है। असल में बहुत कम लोगों को पता था कि इस क्वांटम गेट प्रोजेक्ट की शुरुआत फ्रैंक ने नहीं, बल्कि रीड जैसी ही उम्र के एक यंग जीनियस विक्टर ने की थी, जिसने अपनी जिंदगी के 10 से ज्यादा साल इसमें लगाए थे। लेकिन किसी वजह से वो प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया और जाने से पहले डेटा सर्वर्स भी जला डाले। अथॉरिटीज चाहती थीं कि उसे जेल भेजा जाए, मगर फ्रैंक उस जीनियस को बहुत कीमती समझता था। उस रात फ्रैंक विक्टर के पास जाकर उसे वापस आने को कहता है। ये भी बताता है कि जब विक्टर दूर था, तब रीड ने वो काम पूरा कर लिया जो विक्टर अधूरा छोड़ गया था। लेकिन विक्टर बेइज्जती से मुंह बनाकर मना कर देता है। कुछ दिन बाद रीड ऑफिशियली लैब ज्वाइन करता है। सूजन उसके डिजाइन ड्राइंग्स देखकर हैरान रह जाती है और तभी अचानक विक्टर वापस लैब में लौट आता है। रीड बिना कुछ सोचे उसे अपनी ड्राइंग्स दिखा देता है, लेकिन विक्टर डिजाइन्स पर नजर डालते ही मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये किसी बच्चे की डूडल लगती है और रीड के हेलो करने पर भी उसे नजरअंदाज कर देता है। असल में क्वांटम गेट प्रोजेक्ट का मकसद था एक नया एनर्जी सिस्टम डेवलप करना, ताकि अर्थ के रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके। और इसी कॉमन ड्रीम की वजह से आखिरकार विक्टर रीड के लिए अपनी नाराजगी छोड़ देता है। अब उन्हें डिजाइन की कमियां
गलतियां ढूंढनी थी, फिर ऑर्गेनिक चीजों को टेलीपोर्ट करके गलतियां सुधारनी थी, लेकिन सबसे जरूरी बात थी उन्हें वापस लाना। इसी दौरान फ्रैंक का बेटा जॉन अपने दोस्तों के साथ कार रेस करने जाता है। शुरू होते ही वो 100 मीटर पीछे छूट जाता है और जब बड़ी मुश्किल से पकड़कर इतराने लगता है तो एक ऐसी घटना होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फ्रैंक उसे हॉस्पिटल से ले आता है। चेहरे पर निराशा साफ थी, क्योंकि जॉन सूजन जितना ही स्मार्ट था, फिर भी दिन भर मौज मस्ती के अलावा उसे किसी सीरियस चीज की परवाह नहीं थी। फ्रैंक साफ कह देता है कि कार वापस चाहिए तो स्कूल के लैब में आकर हेल्प करनी होगी और उसे अपनी मेहनत से ठीक करना होगा। उस रात जॉन लैब पहुंचता है। अभी वो विक्टर से पुरानी बातें भी नहीं कर पाया था कि रीड उसे डिवाइस के पार्ट्स वेल्ड करने में मदद करने को बुला लेता है। टीम के बाकी मेंबर्स भी अपने अपने काम में लगे थे। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार क्वांटम गेट का इनर चेम्बर तैयार हो जाता है। इधर बेन वापस अपने गांव लौट चुका था। जब उसे रीड की भेजी डिवाइस की फोटो मिलती है तो उसे अपने दोस्त की सक्सेस पर बहुत खुशी होती है। अगली सुबह इन्वेस्टर हार्वी रिसर्च सक्सेसफुल होने की खबर सुनकर शेयर होल्डर्स के साथ लैब पहुंचता है। स्टाफ एक बंदर को चेंबर में डालता है और काउंटडाउन खत्म होते ही टेलीपोर्ट हो रही चीज प्लेटफॉर्म से गायब हो जाती है। सक्सेस के बाद कुछ देर सिग्नल गायब रहता है, लेकिन जल्दी ही स्क्रीन पर मॉनिटरिंग वापस आ जाती है और सब हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि बंदर जिस जगह भेजा गया वो बिल्कुल 1 अरब साल पहले की अर्थ जैसी लग रही थी। फ्रैंक को लगता है कि ये जगह शायद स्पीसीज की ओरिजिन और प्लैनेट इवोल्यूशन जैसे सवालों का जवाब दे सकती है। थोड़ी देर बाद एक तेज चमक के साथ बंदर सफलतापूर्वक वापस लौट आता है। लाइफ साइंस में कोई गड़बड़ी नहीं थी और वहाँ मौजूद हर इंसान इस टेक्नोलॉजी से चौंक जाता है। ये किसी नॉर्मल साइंस प्रोजेक्ट की सीमा से बहुत आगे की बात थी। इसके बाद हार्वी साफ कहता है कि इस प्रोजेक्ट में ऑफिशियल गवर्नमेंट पावर लानी ही होगी, लेकिन ये सुनते ही पूरी रिसर्च टीम विरोध करती है। खासकर विक्टर और रीड सबसे ज्यादा फर्म थे। उनका कहना था कि एक बार गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई तो असली क्रिएटर्स को किनारे कर दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे लोगों को सिर्फ पहला एस्ट्रोनॉट याद रहता है। उसके पीछे की साइंटिस्ट्स की मेहनत को कोई नहीं पूछता। जब सिचुएशन डेडलॉक में फंस जाती है तो रीड अचानक एक आइडिया देता है। चूंकि क्वांटम गेट की सेफ्टी ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी तो क्यों ना वो खुद पहले क्रॉस डायमेंशन एक्सप्लोरर्स बन जाएं। पूरा राउंड ट्रिप मुश्किल से 5 मिनट का था। उसी रात रीड अपने गांव में सो रहे बेन को मैसेज भेजता है और कहता है कि वो चाहे कुछ भी हो जल्दी आ जाए, क्योंकि रीड के दिल में उसकी सक्सेस के पीछे हमेशा से बेन का साथ था। कुछ घंटों बाद रीड, बेन, विक्टर और जॉन सब मिल जाते हैं और सब तैयारियां पूरी होने के बाद चारों एक साथ टेलीपोर्ट पॉड में घुसते हैं। एक जोरदार झटके के बाद वो सक्सेसफुली उस दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां एक अजीब सी ग्रीन एनर्जी फैली हुई थी। चारों पॉड से बाहर निकलते ही सबसे पहले जमीन में फ्लैग गाड़ते हैं और फोटो लेते हैं। उन्हें हैरानी से पता चलता है कि ये एनर्जी मानो अपना खुद का कॉन्शियसनेस रखती है, यहाँ तक कि बाहरी एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट भी करती थी। ये एनर्जी असल में क्या है, ये समझने के लिए वो क्लिफ से नीचे उतरने का फैसला करते हैं। हैरानी की बात ये थी कि ये ग्रीन सब्सटेंस फिजिकल टच पर भी रिएक्ट करती थी, जैसे कोई नर्व इम्पल्स हो। क्यूरियोसिटी में विक्टर अपना हाथ उसमें डाल देता है। अगले ही पल सब लोग डर कर भागने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से रोप पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं तो पीछे से आई एनर्जी उन्हें फिर से हिट करती है। विक्टर बच नहीं पाता, वो रोप से हवा में लटका रह जाता है। बाकी लोग उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस एनर्जी के सामने इंसानी ताकत बहुत छोटी साबित होती है और आखिर में उन्हें बेबसी से देखना पड़ता है कि विक्टर नीचे गिर जाता है। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों बेबस होकर पॉड में घुसते हैं, लेकिन ठीक इसी वक्त रिटर्न सिस्टम काम करना बंद कर देता है। कंट्रोल रूम में बैठी सूजन ये सब देखकर तुरंत तेजी से कंप्यूटर पर काम करने लगती है। कई बार ट्राई करने पर भी कामयाब नहीं होती और मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उस डायमेंशन में अचानक तेज आंधी आ जाती है। आखिरी पल में सूजन आखिरकार रिटर्न सिस्टम स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है और तीनों की चीखों के बीच पॉड किसी तरह अर्थ के लैब में सही सलामत वापस आ जाता है। टक्कर की जबरदस्त एनर्जी से सूजन वहीं बेहोश हो जाती है। रीड जब आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि बेन भी बेहोश पड़ा है और सबसे डरावनी हालत जॉन की थी। वो पूरी तरह आग में जल रहा था। रीड चाहे कितना भी चिल्लाया कोई हरकत नहीं होती। वो अपने जख्मी शरीर को घसीटते हुए बेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी आवाज ही निकलना बंद हो जाती है और वो वहीं डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब उसे फिर से होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका पूरा शरीर अब 10 मीटर लंबा हो चुका था। लेकिन ऐसी हालत में भी रीड अपने दोस्तों को नहीं भूलता। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि सूजन समेत जॉन और बाकी सब भी बिल्कुल अलग तरह की सुपर पावर्स पा चुके हैं। बेहोश पड़ी सूजन की लाइफ साइंस तो नॉर्मल थी, लेकिन वो बेकाबू तरीके से कभी दिखती कभी गायब हो जाती थी। जॉन के शरीर में आग अभी भी जल रही थी और फ्रैंक अपने बेटे को तड़पता देखकर छुपाया नहीं जा सकने वाला दुख लिए खड़ा था। अभी सब समझ भी नहीं पाए थे कि हुआ क्या है कि एक जबरदस्त एनर्जी उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जॉन का शरीर हजारों डिग्री की गर्म आग की लपटें छोड़ने लगता है और उसे उड़ने की भी ताकत मिल जाती है। तभी रीड को बेन
फ्रैंक की मदद की आवाज सुनाई देती है। उस वक्त उसे बस जल्दी से जल्दी अपने दोस्त को बचाना था। हैरानी की बात यह थी कि उसने बस अपनी बांह हल्के से समेटी और उसका 10 मीटर लंबा शरीर तुरंत नॉर्मल हो जाता है। खुद को बांधे स्ट्रैप्स खोलकर वो बेन की आवाज की तरफ भागता है। दूसरों की नजर में आने से बचने के लिए एक तंग वेंटिलेशन शाफ्ट में घुसता है और आखिरकार एक टूटी फूटी जगह में उसे बेन मिलता है, जो अब पत्थर का इंसान बन चुका था। मेरे खुदा, रीड, मेरे साथ ये क्या हो गया? तभी चारों तरफ अलार्म बजने लगता है। घबराहट में रीड अपने साथ लड़ने वाले दोस्तों को छोड़कर अकेले ही फैसिलिटी से भाग जाने का फैसला कर लेता है। उस दिन फ्रैंक अपने कमरे में बैठा सोच में डूबा था। क्वांटम गेट प्रोजेक्ट पूरी तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत था और अब इतना बड़ा हादसा हो गया था, इन्वेस्टर जरूर उसे परेशान करेंगे। और सच में थोड़ी देर बाद हार्वी वहां आता है। पहला ही सवाल था कि रीड कहाँ गया। फ्रैंक का मानना था कि वो बस डरे हुए बच्चे हैं, उन्हें मॉन्स्टर की तरह पकड़ना ठीक नहीं। लेकिन हार्वी का मानना था कि उनकी सुपर पावर्स देश के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं, इसलिए अब गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना ही एकमात्र रास्ता है। मजबूरी में फ्रैंक को समझौता करना पड़ता है। इसके बाद विक्टर पत्थर बन चुके बेन को ढूंढ निकालता है और बताता है कि रीड उसे अकेला छोड़कर भाग चुका है। फिर उसे देश के लिए काम करने पर राजी करने की कोशिश करता है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन, हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। आखिरकार बेन हार्वी की बातों से राजी हो जाता है। 1 साल बाद इस दौरान बेन कई बार बैटलफील्ड में जा चुका था। उसका काम अब मिलिट्री के लिए एक सुपर वेपन की तरह इस्तेमाल होना था। बेन के अलावा जॉन और सूजन को भी मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया। गवर्नमेंट ने खास तौर पर उनके लिए ऐसे इक्विपमेंट बनाए ताकि वो अपनी पावर्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। साइंटिस्ट्स को रिसर्च से पता चलता है कि ये सारी पावर्स एक ही जगह से आ रही हैं, एक डिमेंशन जिसे प्लेनेट जीरो कहा जाता है। यानी इस जगह में देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी बदलने की भी पोटेंशियल थी। इसलिए हार्वी मिलिट्री के साथ मिलकर क्वांटम गेट 2 नाम का प्रोजेक्ट शुरू करता है। प्लान था आर्मी को भी उस डायमेंशन में भेजना ताकि सोल्जर्स को भी एनर्जी से एनहांस किया जा सके। इसी दौरान जॉन अपनी कस्टम बैटल सूट पहनकर फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहा था। बेस पर लौटने पर स्टाफ अनाउंस करता है कि उसने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन जॉन को लगता था कि वो और भी तेज हो सकता है। उधर सूजन भी बैलेंस पर लगातार प्रैक्टिस कर रही थी। उसे लगता था कि मिलिट्री उन्हें ठीक करना चाहती है ताकि वो नॉर्मल लाइफ में लौट सकें। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो पहले ही एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बन चुकी है। इसी वक्त हार्वी मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स को बेस टूर करा रहा था। आज का मेन अट्रैक्शन क्वांटम गेट 2 डिवाइस था, लेकिन उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला क्वांटम गेट रीड और विक्टर की कंबाइंड रिसर्च का नतीजा था और अभी दोनों में से कोई भी बेस पर नहीं था। मिलिट्री ये भी चाहती थी कि बेन के अलावा जॉन भी बैटलफील्ड में भेजा जाए। इसे रोकने का बस एक ही तरीका था, जल्दी से क्वांटम गेट ठीक करके जॉन को क्यूर किया जाए। इसके लिए फ्रैंक खास तौर पर सूजन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो रीड को वापस ढूंढ कर लाए। लेकिन सूजन का मानना था कि रीड एक डिजर्टर है जिसने सबको छोड़कर अकेले भाग जाना चुना था। फिर भी मौजूदा हालात में जल्दी से रीड को ढूंढना ही एकमात्र रास्ता था। आखिरकार फ्रैंक के बार समझाने पर सूजन रीड को ढूंढने में मदद करने को राजी हो जाती है। टेक्निकल टीम ट्रैक करती है कि 3 महीने पहले रीड ने पैनामा में अपना ईमेल अकाउंट लॉग इन किया था और ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से सूजन को पता चलता है कि वो बैचेस में स्क्रैप मेटल खरीद रहा था। इतना ही नहीं, वो पत्थर बने बेन की भी तलाश कर रहा था। इसी बीच पैनामा के आसपास रीड $15 में एक सेफ्टी बोल्ट खरीदता है। वो अभी जहाँ रह रहा था वो शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर था। बहुत कम लोग उस उजड़े हुए घर तक पहुँच पाते थे। अंदर बिल्कुल उसके स्कूल के टाइम की गैराज जैसा माहौल था। असल में लैब से भागने के बाद रीड लगातार अपनी खुद की एक बैटल सूट पर काम कर रहा था। उम्मीद थी कि किसी दिन वो बेन को वहां से बचा पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सूजन मीलों दूर से ही उसे पैनामा के पास ट्रैक कर चुकी है। इस दिन जैसे ही रीड ने वेबसाइट पर लॉग इन किया, उसका आईपी एड्रेस सूजन और बाकियों ने पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद हार्वी बेन के पास पहुंचता है और बताता है कि मिलिट्री ने उसके लिए एक नई मिशन तैयार की है, बिना ये जाने कि मिशन का टारगेट उसका अपना अच्छा दोस्त रीड ही है। इधर रीड अपने घर के बाहर कार फिक्स कर रहा था। अचानक पास रखी डिवाइस से अलार्म बज उठता है। उसे समझ आ जाता है कि मिलिट्री ने उसे ढूंढ लिया है। बिना कुछ सोचे वो सीधा जंगल में घुस जाता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भागा था कि आसमान से उतरे सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। अच्छी बात ये थी कि रीड तुरंत रिएक्ट करके अपनी 40 मीटर लंबी बांह फैलाता है और सामने खड़े सोल्जर को पेड़ पर फेंक देता है। अपनी पावर्स के दम पर वो जल्दी ही सारे सोल्जर्स को खदेड़ देता है। तभी उसका पुराना दोस्त बेन आसमान से नीचे उतरता है। तुम यहीं छुपे हुए थे। Why? This is all my fault। रीड को इस तरह बेन पकड़कर प्लेन में बिठा लेता है। अपनी पहले वाली भागने वाली हरकत के लिए रीड को बहुत अफसोस था। फिर भी वो बेन से प्रॉमिस करता है कि वो सबको ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। लेकिन चाहे दोनों पहले कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना रहे हों, बिट्रेयल झेल चुके बेन के लिए दोबारा ट्रस्ट बनाना आसान नहीं था। कुछ ही देर बाद रीड को सक्सेसफुली मिलिट्री बेस वापस लाया जाता है। ये सुनते ही सूजन तुरंत उससे मिलने आती है और बताती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया, क्योंकि उन्हें रीड की क्वांटम गेट ठीक करने में मदद चाहिए थी। इसके बाद रीड को क्वांटम गेट प्रोजेक्ट बेस ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक भी वहाँ पहुँच जाता है और रीड प्रोजेक्ट के डेटा में कुछ एडजस्टमेंट
एक्सपीरियंस करता है। दोनों का एक ही मकसद था, बाकी सबकी सुपर पावर्स ठीक करना। लेकिन जॉन को शायद ये सब पसंद आ रहा था। रीड के डेटा एडजस्ट करने से पहले फ्रैंक खास तौर पर जॉन से बात करने जाता है। कहता है कि जल्दी ही वो सब अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ में लौट जाएंगे। लेकिन जॉन को ये बात मंजूर नहीं थी। आखिर उसे तो फ्रैंक ने ही जबरदस्ती लैब में हेल्प करने भेजा था। अब क्यों वो किसी और के हिसाब से जी। सब तैयारियां पूरी होने के बाद मिलिट्री क्वांटम गेट फिर से चालू करने की तैयारी करती है। प्लान था कुछ सोल्जर्स को उस डायमेंशन में भेजना। एक तेज चमक के साथ वो सब सक्सेसफुली टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बेस पर आ रही फुटेज में रीड को हैरानी से नजर आता है कि वहाँ का लैंडस्केप बदल चुका है। हार्वे तुरंत सोल्जर्स को सैंपल्स इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। तभी एक टीम मेंबर को कुछ किलोमीटर दूर हीट सिग्नल डिटेक्ट होती है। वो सिग्नल उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। दूरी कम होते होते उन्हें दिखता है कि वो शेप इंसान जैसी है और उसके आसपास कुछ एलियन एलिमेंट्स भी हैं। सबके हैरान चेहरों के बीच एक जानी पहचानी शैडो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। देखने से लग रहा था कि वो घायल है। हार्वे तुरंत उस शख्स को अर्थ वापस लाने का ऑर्डर देता है। जैसे ही स्ट्रेचर टेलीपोर्ट गेट से बाहर निकलता है, सबकी आंखों को यकीन ही नहीं होता। किसे पता था कि जो विक्टर साल भर पहले उस ग्रीन एनर्जी में गिर गया था, वो सही सलामत वापस आ जाएगा। इस वक्त विक्टर बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर मानो किसी आर्मर सूट से जुड़ गया था। त्वचा भी डार्क ग्रे मेटालिक टेक्सचर में बदल चुकी थी। हार्वे क्यूरियोसिटी में पूछता है कि वो कैसे बच पाया, लेकिन उसका जवाब सुनकर हार्वे को तुरंत अपने सवाल पर पछतावा होने लगता है। That place kept me alive. Power the kind man like you must never possess. इतना बोलते ही हार्वे वहीं ढेर हो जाता है। विक्टर अब वो जीनियस नहीं रहा जो कभी खुद को साबित करना चाहता था। अपनी रिसर्च किसी और के कब्जे में देखकर वो अब सिर्फ रिवेंज चाहने वाला डॉक्टर डूम बन चुका था। पूरे बेस में तुरंत रेड अलार्म बज उठता है। सूजन और बाकियों को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो विक्टर कभी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता था, वो अब लैब में खुला कत्लेआम कर रहा है। आवाज सुनकर जब रीड और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी थी। इस अफरा तफरी में जॉन अचानक हमला करते करते बचता है। वो लगभग अचानक आई सूजन को ही चोट पहुंचा देता। अब उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र फ्रैंक की थी। अच्छी बात ये थी कि विक्टर को अब भी पुरानी यादें याद थी, इसलिए उसने रोकने आए फ्रैंक पर हाथ नहीं उठाया। बस इतना कहा कि वो अपने असली घर उस डायमेंशन में वापस जाना चाहता है। दोनों जब इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि जॉन और सूजन भी उसे रोकने पहुंच जाते हैं, लेकिन विक्टर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अर्थ इज डाइंग। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन आखिर में वो फ्रैंक को मार डालता है। इसके बाद बिना पीछे मुड़े वो क्वांटम गेट में घुस जाता है। रीड बिना सोचे उसके पीछे भागता है, लेकिन विक्टर की जबरदस्त एनर्जी उसे वहीं उछाल देती है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि विक्टर ने जबरदस्ती टेलीपोर्ट चेंबर एक्टिवेट कर दिया, जिससे सिस्टम ओवरलोड होकर पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अगर ये रुका नहीं तो क्वांटम गेट एक ब्लैक होल बनाकर पूरी अर्थ को निगल जाएगा। उस वक्त उस डिमेंशन में विक्टर के पैरों के नीचे से एक विशाल एनर्जी पिलर उठती है, बिल्कुल जैसे सन वुकोंग की गोल्डन स्टाफ हो, सीधे आसमान तक जाती हुई। और उस विशाल एनर्जी से बेस पल भर में चूर चूर हो जाता है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही सबको उस डिमेंशन में खींच लिया जाता है। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने विक्टर को लाइट कॉलम के नीचे एनर्जी अब्सॉर्ब करते देखा। उसे रोकना ही था, वरना अर्थ का बचना नामुमकिन था। जॉन बिना सोचे समझे सीधा उस पर टूट पड़ता है, लेकिन अटैक करने से पहले ही विक्टर के कंट्रोल किए हुए पत्थर उसे धराशायी कर देते हैं। इसके बाद बेन भी हिम्मत करके अटैक करता है, लेकिन उसका हाल जॉन से भी बुरा होता है। रन! इस वक्त अर्थ धीरे धीरे निगली जा रही थी। सड़कें फट रही थी, ऊंची इमारतें पल भर में गिर रही थी। अनगिनत लोग बेबसी में चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जमीन में छुप जाने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसके बाद विक्टर एनर्जी से डस्ट स्टॉर्म उठाता है और इनविजिबल सूजन को एक्सपोज करके जमीन पर पटक देता है। रीड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बात पूरी होते ही विक्टर की छोड़ी स्पेशल एनर्जी वेव उसे कंट्रोल कर लेती है। वो पूरी तरह जमीन पर जकड़ा रह जाता है। जब विक्टर बाकियों को खत्म करने ही वाला था तो रीड सबसे पहले खुद को छुड़ाकर काउंटर अटैक शुरू कर देता है। असल में इस जगह का एनर्जी एनवायरनमेंट न सिर्फ विक्टर को बल्कि उन चारों की पावर्स को भी और मजबूत कर रहा था। रीड अपने बॉडी के स्ट्रेच की मदद से विक्टर को जमीन पर पटक देता है ताकि बाकी साथियों को थोड़ा सांस लेने का मौका मिल सके। जैसे ही बेन पत्थरों के बंधन से आजाद होता है, वो कई टन वजनी चट्टान उठाकर पूरी ताकत से विक्टर पर दे मारता है। इसके बाद जॉन फिर से आग जलाकर खुद को एक फायर बॉल में बदल लेता है और बार बार विक्टर पर हमला करके उसका ध्यान भटकाता रहता है। इसी मौके पर बेन भी फिर से अटैक करता है। आखिरकार ब्लैक होल की जबरदस्त खिंचाव और चारों की मिलीजुली ताकत से विक्टर पूरी तरह उस एनर्जी वॉर्टेक्स में समा जाता है। सूजन तुरंत एक एनर्जी शील्ड बनाकर सबको उसमें कवर करती है और सक्सेसफुली अर्थ वापस पहुंच जाती है। जैसे ही सब जमीन पर उतरते हैं, ब्लैक होल भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। क्राइसिस खत्म होने के बाद मिलिट्री चाहती थी कि चारों को कैद करके फिर से वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस बार उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि क्वांटम गेट का कोर डेटा सिर्फ इन चंद लोगों को ही पता था। आखिर में उन्होंने इसी बात को निगोशिएशन की शर्त बनाया और ऑफिशियल मॉनिटरिंग से आजादी हासिल कर ली। गवर्नमेंट ने उन्हें बैक्स्टर की सबसे ऊपरी फ्लोर भी दी, जहां चारों ने अपनी खुद की लैब बना ली। मूवी के आखिर में वो सब उस बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और अपनी मुश्किलों से गुजरी इस टीम को ऑफिशियली नाम दिया जाता है फैंटास्टिक फोर। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे भी उनके लिए बहुत सी नई
चैलेंजेस इंतजार कर रही थीं।